स्टेशन पर केवल वाराणसी के नज़ारे और गंध ही मेरा स्वागत करने पहुंचे। मैं अपने आने के बारे में किसी को नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि बाबा स्टेशन तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा पर पैसा खर्च करें। उन्होंने मुझे बताया था कि हम पर जो कर्ज और उसका ब्याज चढ़ा था वो 1.5 लाख के बराबर था। लोन देने वाले 3% प्रति माह की दर से ब्याज ले रहे थे। तुम एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन करोगे तो हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सस्ती दरों पर लोन मिल जाएगा, बाबा ने मुझसे कहा था। मुझे गोडलिया की गंदी और भीड़ भरी सड़क भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपने शहर की तुलना किसी और कोई जगह से की नहीं जा सकती, लेकिन मैं आरती से मिलने के लिए बेचैन था। वाराणसी का चप्पा चप्पा मुझे उसकी याद दिला रहा था। लोग मेरे शहर में ईश्वर की मौजूदगी का एहसास करने आते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ हर जगह वही नज़र आती है। बहरहाल मुझे सबसे पहले तो बाबा के पास ही जाना था। मैंने अपने घर की घंटी बजाई। गोपाल, बाबा मुझे देखते ही चीखे और अपनी दुबली पतली बाहों में मुझे जकड़ लिया। मैंने वाराणसी और अपने घर को बहुत मिस किया बाबा। मैंने आपको भी बहुत मिस किया। घर पहले से भी बेतरतीब नजर आ रहा था। शायद बाबा उसे इससे ज़्यादा साफ सुथरा नहीं रख सकते थे। मैंने कमरा बुढ़ाने के लिए झाड़ू उठा ली। अरे रुको, तुम 1 साल बाद आए हो, ये क्या कर रहे हो? बाबा ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन ली। हमने लंच में पतली पीली दाल और रूखी सूखी चपातियाँ खाई, लेकिन घर का बना खाना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पिता ने पिछले काफ़ी समय से किसी से बातचीत नहीं की थी, इसीलिए वे मुझसे खूब देर तक बतियाते रहे। केस की हालत पहले जैसे ही है। घनश्याम तो सुनवाई पर भी नहीं आता है। मेरे ख्याल से उसे लगता है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। उसके बाद चीज़ें उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी, उन्होंने कहा। आप क्या बातें कह रहे हैं बाबा? वो सही है। आखिर मेरे शरीर की गाड़ी और कितने दिन तक चल सकती है? उन्हें ये कहते कहते खांसी का दौरा पड़ा। आपको कुछ नहीं होगा, मैं वकील से बात करता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है। वो भी अब मेरे फ़ोन नहीं उठाता है। ये सब भूल जाओ। तुम्हारे एंट्रेंस रिजल्ट्स कब आ रहे हैं? 1 महीने बाद, मैंने अनमन ढंग से कहा। मैं सोच रहा था कि मुझे पहले आरती को कॉल करना चाहिए या अपने हाथ धो लेना चाहिए। मैंने जूठे हाथों से ही उसका नंबर घुमा दिया। हेलो, उसने कहा। आज शाम नाव पर सैर करना चाहेंगी मैडम? मैंने कहा। गोपाल, तुम आ गए? कब आए? 1 घंटा पहले। हम कब मिल सकते हैं? मैंने कहा। आज शाम घाटों पर। यस श्योर। अरे रुको, नहीं यार, मुझे राघव के कॉलेज जाना है। चाहो तो तुम भी साथ चल सकते हो। नो थैंक्स। क्यों नहीं? वो तुम्हारा भी दोस्त है। मैं पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। हम रास्ते में बात कर लेंगे। मैं डेट की गाड़ी भिजवा रही हूँ। ओके? मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं उसे देखने के लिए एक और दिन इंतज़ार नहीं कर सकता था। राघव माइंड तो नहीं करेगा। उसे तो बहुत खुशी होगी। आज उसके लिए खास दिन जो है, खास दिन मिलने पर तुम्हें बताऊंगी। वाओ, तकरीबन 1 साल हो गया ना? 305 दिन, मैंने कहा। कोई बहुत पढ़ाकू बनकर लौटा है। सी यू। जब आप लाल बत्ती वाली किसी सरकारी सफ़ेद एम्बेसडर गाड़ी में बैठते हैं तो आपको पावर का एहसास हो जाता है। ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। पुलिस वाले न जाने क्यों आपको सलाम ठोकते हैं और आप सोचने लगते हैं कि क्या आपको सिविल सर्विस में ही होना चाहिए था। कार मुझे डीएम के बंगले तक ले गई। पोर्श कंटेनमेंट एरिया में 2 एकड़ इलाके में बसी इस प्रॉपर्टी का ड्राइववे सर्पिला कार था। आरती मैडम से कहना कि मैं कार में ही वेट कर रहा हूँ, मैंने ड्राइवर से कहा। मैं उसके पेरेंट्स के साथ कोटा के आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट्स के बारे में नहीं बात करना चाहता था। उसकी गुलाबी सलवार कमीज़ दूर से ही दिखाई दी। जब वो करीब आई तो मैंने उसका चेहरा देखा। उसने लिप ग्लास के अलावा और कोई मेकअप नहीं किया था। पिछले 305 दिन में मैंने इससे खूबसूरत कोई और चेहरा नहीं देखा था। उसने कार का दरवाज़ा खोला तो मैं अपने भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। हाय आरती, मैंने कहा। अरे इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? यहाँ आओ, आरती ने कहा और मुझे गले लगा लिया। उसका सितारेदार दुपट्टा मेरे सीने में चुभा और उसकी खुशबू मेरे जहन में बस गई। राघव के कॉलेज, उसने ड्राइवर से कहा और वो समझ गया। सो हाउ इज़ लाइफ? तुम्हें वापस आकर अच्छा नहीं लग रहा? उसने कहा। ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। उम्मीद करता हूँ अब मुझे कभी वाराणसी छोड़ने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
बेशर्त तुम्हें IIT ना जाना पड़े, उसने आंख मारते हुए कहा। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। क्या तुम IIT के लिए तो बनारसी छोड़ दोगे ना? मैंने खुद को संभाला। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ मेरे ही हाथों में ही हो। एनीवे, राघव के लिए आज का दिन खास क्यों है? उसने कॉलेज की मैगजीन की शक्ल सूरत ही बदल दी है। आज वो लॉन्च होने वाला है। वो बीटेक कर भी रहा है या नहीं, मुझे केवल उसकी मैगजीन के बारे में ही बातें सुनने को मिलती है। आरती हंस पड़ी। गॉड, मैंने उसकी इस हंसी को कितना मिस किया। मैं उसकी हंसी को रिकॉर्ड करके बार बार बजाना चाहता था। वो बीटेक कर तो रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मैं उसे नकली इंजीनियर कहकर भी बुलाती हूँ। उसकी न्यूज़पेपर इंटर्नशिप कैसी चल रही है? नॉट बैड। हालांकि वे उससे ज़्यादा लिखने का मौका नहीं देते। उन्हें लगता है कि उसके आर्टिकल्स, वो सही शब्द की तलाश करने लगी, बहुत रेडिकल और अलग है। हम लंबे चौड़े BYU कैंपस में दाखिल हो गए। मैनिकोट लॉन्स और बिल्डिंग्स के बेहतरीन रखरखाव के कारण वो किसी और देश की जगह लग रही थी, खास तौर पर अगर बनारसी के बाकी हिस्सों से उसकी तुलना की जाए तो। जी 14 हॉल, आरती ने ड्राइवर से कहा। हम 500 सीटें वाले ऑडिटोरियम में दाखिल हुए, जो कि खचाखच भरा था। स्टेज पर नई मैगजीन के कवर का एक बड़ा सा बैनर टंगा हुआ था। राघव ने सब कुछ बदल दिया था, लेआउट, लुक, कंटेंट और यहाँ तक कि शीर्षक भी। कवर पर लिखा था BHU KMMP यानी भूकंप। मैंने देखा यूनिवर्सिटी के नाम का बहुत स्मार्टनेस के साथ उपयोग किया गया था। मैगजीन की टैगलाइन थी, दुनिया हिला दो। आरती और मैं दूसरी कतार में बैठे थे। रोशनी मध्यम थी और हॉल में संगीत गूंज रहा था। दर्शक उत्साह में शोर मचा रहे थे। राघव बैक स्टेज में है, आरती ने कहा। उसे बहुत सारी चीजें दुरुस्त करनी है, वो हमसे बाद में मिलेगा। 10 स्टूडेंट का एक समूह ने मंच संभाला। वे सिर से पैर तक काले लवादे से ढके थे और उस पर अस्थि पंजरों की आकृति बनी थी। अल्ट्रावायलेट लाइट्स चालू हुई और अस्थि पंजर चमकने लगे। अब ऑडिटोरियम में माइकल जैक्सन का एक गाना मैन इन द मिरर गूंजने लगी। आई एम गोना मेक ए चेंज फॉर वंस इन माई लाइफ। अस्थिर पंजर एक्रोबेटिक डांस करने लगे। दर्शकों ने जोरदार अभिवादन किया। गाना चलता रहा। इफ यू wanna मेक द वर्ल्ड बेटर प्लीज टेक ए लुक एट योर सेल्फ एंड देन मेक ए चेंज। ये मैगजीन की लॉन्चिंग है या डांस शो? मैंने मुंह बिचकाते हुए कहा। पहले स्टूडेंट को एंटरटेन करो, उनका ध्यान खींचो और फिर हम जो कहना चाहते हैं वे हमारी सुनेंगे, आरती ने कहा। मैंने कहा। उसका चेहरा अल्ट्रा वायलेट रोशनी में भीगा हुआ था। राघव भी यही कहता है, एंटरटेन एंड चेंज। मैंने कंधे उचका दिए। फिर मैंने मुड़कर स्टूडेंट्स को देखा। मैं सोचने लगा कि इनमें से कितनों ने कोटा में समय बिताया होगा। यदि आंकड़ों की ही बात करें तो उनमें से 1/3 उसी शहर से होकर आए होंगे जहां से मैं आज आया था। मैं अपने को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि क्या हॉल की इतनी सारी सीटों में से मैं एक भी सीट हासिल नहीं कर सकता। अस्थि पंजरों का नाच खत्म हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। काला सूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति स्टेज पर आया। गुड इवनिंग BHU। उसकी जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये तो राघव है, मैंने हैरत से कहा। वो तो पूरी तरह बदल चुका था। मैंने इससे पहले उसे कभी सूट में नहीं देखा था। वो किसी रॉकस्टार जैसा लग रहा था। उसका सदा हुआ शरीर देखकर लग रहा था कि उसने कॉलेज की स्पोर्ट्स सुविधाओं का भरपूर फायदा उठाया है। उसकी तुलना में मैं कोटा में 1 साल बिताने के बाद थुलथुल और ढलती उम्र का नजर आ रहा था। राघव ने अपनी स्पीच शुरू की। ये कोई मामूली कॉलेज नहीं है। आप मामूली स्टूडेंट्स नहीं हो, इसीलिए हमारी मैगजीन भी मामूली नहीं हो सकती। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट भूकंप। स्पॉटलाइट मैगजीन के कवर पर गिरी। दर्शकों ने जोरदार स्वागत किया। आरती ने भी जोर से ताली बजाई। वो बिना पलके झपकाए स्टेज की ओर निहार रही थी। दुनिया बदल चुकी है। हमारे कॉलेज, हमारे शहर, हमारे देश को भी बदलने की ज़रूरत है। राघव ने अपनी बात जारी रखी। उन्हें कौन बदलेगा? हम।
इसकी शुरुआत हम आज यहाँ से करते हैं। हम दुनिया को हिलाकर रख देंगे। दर्शकों ने फिर जोरदार तालियां बजाई। वे राघव के शब्दों से ज्यादा उसकी आवाज से उत्साहित थे। राघव के एडिटोरियल टीम के स्टूडेंट्स ने स्टेज पर भूकंप भूकंप कहना शुरू कर दिया। दर्शक भी उनके सुर में सुर मिलाने लगे। हम वे बात छापेंगे जिन्हें छापने की किसी में हिम्मत नहीं होती, वे मसले जो सीधे सीधे हमें प्रभावित करते हैं, कोई बकवास नहीं, राघव ने कहा। एडिटोरियल टीम नीचे उतरी और मैगजीन की कॉपियां बांटने लगी। राघव ने अपनी स्पीच जारी रखी। हमारी पहली कवर स्टोरी हमारे हॉस्टल किचन की हालात के बारे में है। हमारी सीक्रेट टीम वहां गई और तस्वीरें खींच लाई। जरा देखिए आपका खाना कैसे तैयार किया जाता है। मैंने भूकंप के पन्ने पलटाए। तस्वीर में दिख रहा था कि किचन के फ्लोर पर कॉकरोच है, मिठाइयों पर मक्खियां भिनभिना रही है और मेस में काम करने वाले अपने पैरों से आटा गूंथ रहे हैं। सभी स्टूडेंट में घृणा की लहर दौड़ गई। छी, आरती ने तस्वीर देखते हुए कहा, अब मैं बीएचयू में कभी कुछ नहीं खाने वाली। भूकंप हमारे कॉलेज को बदलकर रख देगा। ये तस्वीरें डायरेक्टर को भेज दी गई है, राघव ने कहा, लेकिन ये मत समझिएगा कि भूकंप केवल गंभीर बातें ही करता है। हमने ढेरों सारी जोक्स, कहानियां और कविताएं भी छापी है। हमने डेटिंग करने से लेकर रिज्यूम बनाने तक की टिप्स भी दी है। हैप्पी रीडिंग्स, लॉन्ग लिव बीएचयू। राघव के स्टेज से चले जाने के 1 मिनट बाद तक स्टूडेंट्स तालियां बजाते रहे। राघव ने आरती की ओर स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट बढ़ाई जिसमें ब्रेड की 2 स्लाइस थी, बटर टोस्ट। ये क्लीन है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, उसने उससे कहा। हम कार्यक्रम खत्म होने के बाद बीएचयू कैंटीन में आए थे। आरती ने सैंडविच को डरते डरते उठाया। कैंटीन ठीक है, प्रॉब्लम्स हॉस्टल के किचन में है, राघव ने कहा, और अब वो भी साफ हो जाएगा। गोपाल, खाओ। मैंने एक प्लेट पराठा ऑर्डर किया था। मैं उसे धीरे धीरे खाता रहा। राघव ने आरती की सैंडविच उठाई और उसे एक और खिलाया। वो मुस्कुरा दी। मैं जल भून गया। तुम्हें कोटा कैसा लगा? राघव ने मुझसे पूछा। हमारे यहाँ कोटा से ढेरों स्टूडेंट्स हैं। यदि मैं एक अच्छे कॉलेज तक पहुँचने में कामयाब होता हूँ तो कोटा बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो वो दुनिया की सबसे खराब जगह है। तुम कामयाब होगे। तुम पिछले साल ही लगभग कामयाब हो ही गए थे। राघव ने दाएं हाथ से अपना मसाला डोसा का एक कोर तोड़ा। उसके बाएं हाथ में भूकंप की एक कॉपी थी। तुम बदल गए हो राघव, मैंने कहा। कैसे? उसने मेरी ओर देखा। ये मैगजीन और ये सब किस लिए? किस लिए? मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, इसलिए, उसने कहा। आरती ने कुछ नहीं कहा। वो बस हमें बातें करते देखती रही। मैं सोच रहा था कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। क्या वो हम दोनों की तुलना कर रही थी? वेल, मैं हर लिहाज से राघव के मुकाबले कुछ नहीं था, सिवाय एक चीज़ के, उससे ज़्यादा प्यार करने के लिहाज से। कोई भी व्यक्ति उसे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं करता था। हम किसी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज में मैगजीन एडिट करने नहीं जाते हैं। लोग जी तोड़ मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं ताकि एक अच्छा जॉब पा सके, मैंने कहा। ये तो बहुत संकरी सोच हुई। जो चीज़ें हमारे आसपास है उनके बारे में क्या? खाना सफाई से नहीं पकाया जाता। लैब्स में बाबा आदम के ज़माने की मशीनें हैं। हमारे शहर की ही हालात देख लो। वाराणसी इतनी गंदी क्यों है? हमारी नदियों को कौन साफ करेगा? राघव की काली आंखें आग उगल रही थी। कम से कम हम तो नहीं कर सकते, मैंने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा। हमारे लिए तो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से जूझना ही काफ़ी है। राघव ने अपनी चम्मच उठाई और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं इसी एटीट्यूड को बदल देना चाहता हूँ। रहने भी दो, मैंने कहा। कोई कुछ नहीं बदल सकता। हॉस्टल वर्कर्स तुम्हारी माँ की तरह खाना नहीं पका सकते और वाराणसी हजारों सालों से दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। हर कोई यहाँ अपने पापों को डंप करने आता है। क्या कभी कोई वाराणसी में रहने वाले हम जैसे लोगों के बारे में सोचता है जो उनके द्वारा छोड़ी गई गंदगी के बीच रहते हैं? बॉयज़, क्या हम थोड़ा कम सीरियस हो सकते हैं? मैं बोर हो रही हूँ, आरती ने कहा। मैं तो बस, मैंने कहा। वो नहीं सुनेगा, वो जिद्दी है, आरती ने कहा और राघव की नाक पर चिकुटी काट ली।
मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। राघव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरती ने उसे थाम लिया। फिर वो उठी और उसकी गोद में जा बैठी। सभी का ध्यान हमारी ओर खींच गया तो राघव सेल्फ कॉन्शियस हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में आम तौर पर इस तरह प्यार का सार्वजनिक प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। जो लोग प्यार करते हैं वे कभी कभी इस बात को समझ नहीं सकते कि वे दुनिया की नज़र में कितने स्टूपिड दिख रहे हैं। स्टॉप इट आरती, राघव ने उसे ढकेलते हुए कहा। क्या कर रही हो? वो अपनी सीट पर चली गई। मिस्टर एडिटर, मुझे अपनी ज़िंदगी से एडिट मत करो, ओके? उसने कहा। मुझे लगा कि मैं उन्हें प्यार करते देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं आरती से इस तरह नहीं मिलना चाहता था। मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहता था। चलो, मैंने आरती से कहा। श्योर, मुझे भी 10 बजे से पहले घर पहुँचना है। हमने डिनर पूरा किया और राघव ने बिल चुकाया। बाबा कैसे हैं? राघव ने पूछा। बीमार है, मैंने कहा। अब उनकी हालत और ख़राब हो गई है। मुझे लगता है वे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या? आरती ने कहा। उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन वे ये बात मानने को राज़ी नहीं होंगे। वे खर्च बचाना चाहते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है, राघव ने कहा। हाँ, 10 साल पहले हमारे पास उस विवादित ज़मीन को बेचने का ऑफ़र था। यदि हम उसे आने पौने दाम में बेच डालते तब भी अपना खर्च निकाल लेते। वो तुम्हारी ज़मीन है, उसे सस्ते में क्यों बेचना चाहते हो? राघव ने कहा। तुम्हारी बात सुनकर बाबा को खुशी होगी, मैंने कहा। हमें आता देखकर ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उसकी हेडलाइट की रोशनी में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां नहा ली। कार में बैठ जाओ गोपाल, मैं 1 सेकंड में आती हूँ, आरती ने कहा। मैं कार में इंतज़ार करता रहा। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं बाहर झांक कर नहीं देखूंगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। रंगीन शीशों से मैंने देखा कि वे दोनों एक पेड़ के पीछे गए। फिर उन्होंने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। राघव ने अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाया। मुझे लगा जैसे मुझे मितली आ जाएगी। वो 5 मिनट बाद आई। ज़्यादा देर तो नहीं हुई। उसने लापरवाही से पूछा। मैं चुप रहा। मैंने उससे नजरें नहीं मिलाई। उसने ड्राइवर से चलने को कहा। नाइस इवनिंग, है ना? आरती ने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। कैंपस बहुत खूबसूरत है ना? बीएचयू गेट से बाहर निकलते ही उसने कहा। हम चुपचाप बैठे रहे। कार स्टीरियो में म्यूजिक बज रहा था। कैलाश खेर का गाना था, जिसमें टूटे पंखे वाले एक परिंदे के बारे में बताया जा रहा था जो अब कभी नहीं उड़ सकेगा। गाना टूटे सपनों के बारे में था, जो इसके बावजूद अल्लाह के बंदों से हंसने की उम्मीद कर रहा था। मैंने एक आध बार नज़र बचाकर उसके चेहरे की ओर देखा। उसके होठों पर अब लिप ग्लास नहीं था। न चाहकर भी मैं उन दोनों के और अंतरंग क्षणों की कल्पना करने लगा। तुम ठीक तो हो? आरती ने कहा। हूँ। हाँ, क्यों? मैंने कहा। इतने चुप चुप क्यों बैठे हो? बाबा के बारे में सोच रहा हूँ। उसने समझदारों की तरह सिर हिला दिया। लेकिन वो ये बात कभी नहीं समझ सकती थी कि लूजर्स के पास चाहे दिमाग हो या ना हो, दिल ज़रूर होता है। हफ्ते गुजरे और रिजल्ट का दिन और करीब आ गया। बाबा मुझसे भी ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहे थे। एक रात जब मैं उन्हें उनकी दवाइयाँ देने गया तो उन्होंने पूछा, रिजल्ट कब आ रहे हैं? अगले हफ्ते, मैंने कहा। आईआईटी? उसके 1 हफ्ते बाद, मैंने कहा। यदि तुम आईआईटी तक पहुंचने में कामयाब हो जाओगे तो बहुत अच्छा हो, है ना? बाबा ने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। मैंने उन्हें एक ब्लैंकेट ओढ़ा दी। बाबा, डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। डॉक्टर्स को ज़्यादा बिजनेस चाहिए। और क्या? उन्होंने कहा। क्या हम घनश्याम ताया जी से बात करके वे ज़मीन के लिए जितना चाहे पैसा दे सकते हैं? मैंने कहा। कोई फ़ायदा नहीं है, वे नहीं सुनेंगे। वैसे भी अब इस उम्र में ऑपरेशन करवा कर मैं क्या करूँगा? आप कभी मेरी बात नहीं सुनते बाबा। मैंने सिर हिलाया और बत्ती बुझा दी। दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है गोपाल, ऐसा नहीं है। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा। कुछ तो कहो। एआई रिजल्ट के दिन आरती ने मुझे अपने घर बुलाया था। उसके पास इंटरनेट कनेक्शन था और मेरे द्वारा आग्रह करने के बावजूद वो मुझे अकेले रिजल्ट नहीं देखने दे रही थी। मुझे उस लम्हे से जुड़ी एक एक चीज़ें अच्छी तरह याद है। कंप्यूटर टेबल पर लाल और काला एम्ब्रॉयडर्ड टेबल क्लॉथ, शोर करने वाला छत का पंखा, अनेक सरकारी ट्रॉफियाँ जो उसके पिता की थी, काले रंग का लैपटॉप और वो स्क्रीन जिस पर मेरी रैंक दिखाई दे रही थी।
44,342 मेरे रोल नंबर के आगे लिखा था। 1 साल तक उन कोर्सेज से जूझने जिनसे मैं नफरत करता था, एक धूल भरे शहर में अकेले रहने और अपने पिता को कर्ज में झोंक देने के बाद मैं केवल यही साबित कर पाया था कि मैं एक नाकाम आदमी हूँ। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मैं रोया नहीं, ना ही मुझे गुस्से, डर और झिझक का एहसास हुआ। मुझे केवल इतना ही याद है कि आरती मेरे पास थी और मुझसे बात किए जा रही थी। खैर, मैं उसके शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। मैं इस तरह उठ खड़ा हुआ जैसे मैं कोई जीवित व्यक्ति नहीं हूँ। तुम ठीक तो हो ना? आरती ने मुझे झकझोरते हुए कहा। मुझे लग रहा था कि वो, मैं, कंप्यूटर, पूरी दुनिया ही स्लो मोशन में चल रही है। जेई के बारे में क्या? उसने पूछा। वो तो और बुरा होगा। जेई का पेपर अच्छा नहीं गया था। वो चुप हो गई। आखिर वो कहती भी तो क्या? मैं चलता हूँ, मैंने कहा। कहाँ जाओगे? उसने पूछा। ये सबसे ज़रूरी सवाल था। हाँ, आखिर मैं कहाँ जा सकता था? घर। और घर जाकर मैं बाबा को यही बताता कि उन्होंने जितना पैसा कर्ज लिया था वो मुझ पर बर्बाद हो गया है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं बाबा से बात कर सकती हूँ। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। आर यू श्योर? उसने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, दे भी नहीं सकता था। तेज कदमों से मैं उसके घर से बाहर चला आया। कहाँ गए थे? बाबा ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मैं सीधे अपने घर में चला गया। बाबा मेरे पीछे पीछे चले आए। तुम एआई रिजल्ट नहीं देखना चाहते? उन्होंने पूछा। मैं चुप रहा। तुमने कहा था कि आज रिजल्ट्स आएंगे। मैंने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने बाबा की बेचैन आंखों में झांक कर देखा। बुरी खबर है, मैंने कहा। बाबा ने घबराहट के साथ कहा। क्या? जो सबसे बुरा हो सकता था वो हो गया क्या? मैंने कंधे उचका दिए। एआई के रिजल्ट कब आ रहे हैं? रिजल्ट्स आ गए हैं, मैंने कहा और लिविंग रूम में चला गया। और बाबा मेरे पीछे पीछे चले आए और मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैंने नजरें झुका ली। बाबा ने कुछ पलों तक इंतजार किया। चटाक, मुझे लगा मेरा दायां गाल छनछना गया। उनकी उम्र और हालात को देखते हुए ये बहुत तगड़ा तमाशा था। 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो, लेकिन मैं इसी के लायक था। कैसे? बाबा ने कहा। तुमने कोटा में कुछ नहीं किया है ना? कुछ भी नहीं। मेरी आंखों में आंसू भर और मेरे कान सनसनाने लगे। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं रात भर जागकर असाइनमेंट किए हैं, दिन भर क्लासेस में बैठा हूँ, अपना परसेंटाइल सुधारा है। इस बार मेरे पास एक बेहतर मौका था, लेकिन महज कुछ मार्क्स के कारण 10,000 रैंक का अंतर आ सकता है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बच्चों की तरह रोया, जैसे कि मेरे इस तरह पछताने से ही बाबा बेहतर महसूस करेंगे। अब हम कैसे पैसा चुकाएंगे? बाबा ने कहा। जितना मैंने सोचा था वे उससे तेजी से व्यवहारिक सवालों पर उतर आए। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मेरी रैंक सुधरी है। करियर पाथ के टीचर्स कहते हैं कि मुझ में संभावना है। हाँ, यह सच है कि कुछ समय के लिए मेरा ध्यान भटक गया था और शायद यही कारण रहा कि मैं कामयाब नहीं हो पाया। खैर, कोटा में इतने स्टूडेंट्स थे, वे सभी तो कामयाब नहीं हो पाए हैं। करियर पाथ के भी अधिकतर स्टूडेंट्स नाकाम रहे। वास्तव में बनारसी का विनीत मुझसे पहले कोटा गया था, लेकिन वो भी नाकामी हो सका। लेकिन मैंने बाबा को यह सब नहीं बताया, केवल मुंह लटका कर उनके सामने खड़ा रहा। क्या सोच रहे हो? शर्म आती है, उन्होंने कहा और उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया। उनका शरीर कांप रहा था और वे बहुत मुश्किल से अपने पैरों को संतुलित रख पा रहे थे। बैठ जाओ बाबा। मैंने उन्हें थामने के लिए आगे बढ़ा। उनकी देह गर्म हो रही थी। मेरे करीब मत आओ, उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया। आपको बुखार है, मैंने कहा। तो ये किसकी वजह से है? उन्होंने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ या क्या करूँ। मैं खुद को इस काबिल भी महसूस नहीं कर पा रहा था कि दूसरे कमरे में जाकर उनकी दवाइयाँ ले आऊँ। जब आप किसी इंसान के लिए तकलीफ का कारण बन जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं कि उसे अकेला छोड़ दें। मैं इस सब से गुजर चुका हूँ। यू मस्ट बी सो फक्ड, विनीत ने मुझसे कहा। हम 80 घाट पर बैठे थे। मैंने विनीत से एक सीक्रेट मीटिंग अरेंज की थी। मैं उसे बहुत अच्छे से नहीं जानता था। कोटा जाने से पहले
मैंने उससे बस कुछ मेल्स किए थे, लेकिन अभी ऐसा लगता था कि मेरे लिए उससे बेहतर साथी कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, आरती मेरे टच में रहती थी, मेरी खैरियत पूछती रहती थी और मेरे साथ बोट राइड भी जाती थी, लेकिन मेरे पास उसे कहने को कुछ नहीं था। मैं सोचता था कि गंगा में कूद कर जान दे दूँ। राघव से तो मैं अब खुद ही दूर रहने की कोशिश करता था। मैं नहीं चाहता था कि IIT BHU का ऐसा कोई व्यक्ति मुझे दिलासा दे जिसे अपनी डिग्री की कद्र भी नहीं है। विनीत मेरे जैसे ही मामूली लड़का था और मैं खुद को उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करता था। उसने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं भी बीटेक कर रहा हूं, विनीत ने कहा और हंस पड़ा। बस मैं किसी को अपने कॉलेज का नाम नहीं बताता, वैसे भी उसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। मैंने घाट की सीढ़ियों से कुछ पत्थर चुने और उन्हें पवित्र नदी में उछालने लगा। यू विल बी फाइन डूड, विनीत ने कहा। पूरी तरह फाइन तो नहीं, लेकिन अभी से बेहतर तो हो ही जाऊंगा। प्राइवेट कॉलेज में से किसी एक को तुमने कैसे चुना, मैंने पूछा। इंजीनियरिंग कॉलेज दर्जनों की तादाद में थे और लगातार जैसे हर हफ्ते नया कॉलेज खुल रहा हो। मैं करियर अफेयर में गया, पूछताछ की। RSTC दूसरे कॉलेजों से बेहतर लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो दूसरों कॉलेजों से बहुत ज़्यादा अलग है। RSTC क्या, मैंने कहा। रिद्धि सिद्धि टेक्नोलॉजी कॉलेज मालिकों का ये इसी नाम से साड़ी का बिजनेस भी है। ओह, मैंने कहा। मैं साड़ी और एजुकेशन के बीच कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था। बड़ा बैकवर्ड नाम है ना? इसीलिए हम उसे केवल RSTC ही कहते हैं, ये ज़्यादा कूल लगता है, विनीत ने खीसे निपोड़ते हुए कहा। क्या इसके बाद जॉब मिल जाएगा? यदि हम लकी हैं तो 60% प्लेसमेंट हुई है, नॉट बैड, यानी 40% स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं होता, मैंने कहा। मैं शॉक था। ये तो कोटा से भी बदतर हो सकता है। अपनी डिग्री पाओ और उसके बाद कुछ हाथ नहीं लगा। आंकड़ों में हर साल सुधार आ रहा है, फिर हम कोई जॉब मैनेज भी कर सकते हैं। कॉल सेंटर्स, क्रेडिट कार्ड सेल्स, दिमाग खुला रखो तो चीज़ें अपने आप सुलझ जाती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके कॉल सेंटर ज्वाइन कर ले। डूड, इतने शॉक मत हो। ग्रेट इंडियन एजुकेशन रेस में हम लाखों दूसरे स्टूडेंट की तरह लूजर से, जो मिले उसमें खुश रहो। हाँ, यदि तुम कोई अमीरजादे हो तो बीटेक के बाद MBA करो, एक और कोशिश। और यदि अमीरजादे ना हो तो, मैंने कहा। विनीत ने कुछ नहीं कहा। मैंने थक कर सारे पत्थर एक साथ गंगा में फेंक दिए। लो रैंक स्टूडेंट की तरह पत्थर पानी में डूबे और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ गए। अरे मुझ पर नाराज मत हो, ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया, विनीत ने मेरे कंधा थपथपाते हुए कहा। तुम जितने दिन तक बेकार बैठे रहोगे उतने ही बुरा महसूस करोगे। सपना टूट गया, कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लो, कम से कम तुम दूसरे स्टूडेंट के साथ होगे, दूसरे लूजर्स के साथ, मैंने कहा। अपने जैसे ही लोगों को इस तरह नीचे नज़र से मत देखो, विनीत ने कहा। उसकी बात सच थी। आई एम सॉरी, मैंने कहा। तुम्हारे बीटेक के लिए कितने पैसे लगे हैं? 4 साल की पढ़ाई के लिए हर साल के 1 लाख रुपए, हॉस्टल सहित। फक, मैंने कहा। यदि इसके बाद कोई जॉब मिलता भी है तो इतना पैसा कमाने में ही जाने कितने साल गुजर जाएंगे पता है, लेकिन फीस पेरेंट्स चुकाते हैं, फिर वे हर जगह जाकर डींगे हाँकते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बनने वाला है। तुम भी 4 साल तक के लिए झंझट से बच जाते हो। इस बारे में सोचना ये बुरा तरीका नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है, मैंने सीधे सपाट ढंग से कहा। विनीत उठ खड़ा हुआ। तब तो मेरे दोस्त, तुम्हारी बहुत मुसीबत होने वाली है। जा रहे हो, मैंने कहा। हाँ, कैंपस बनारसी से 20 किलोमीटर दूर है। चीयर अप, तुमने जिंदगी को सबसे फक्ड अप स्थिति में देख लिया है। यहाँ से अब हालात बेहतर ही होंगे। मैं भी उठ खड़ा हुआ और अपने ट्राउजर से धूल झाड़ने लगा। मुझे घर जाने में डर लग रहा था। बाबा ने 3 दिन से मुझसे बात नहीं की थी। गोडलियार मैंने रोड पहुंचने के लिए हम सकड़ी विश्वनाथ गली से होकर गुजरे। 2 हफ्ते बाद डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में करियर अफेयर होने वाला है, विनीत ने कहा। वहां जाना, हो सकता है तुम्हें वहां कुछ सस्ते कॉलेज मिल जाएं। हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हम गले गले तक कर्ज में डूबे हैं, मैंने कहा। वेल, तब भी एक बार जाने में
तो कोई बुराई नहीं है। यदि तुम्हारी एआई रैंक अच्छी है तो तुम्हें डिस्काउंट मिल सकता है, खास तौर पर नए कॉलेजों की ओर से। मैं घर चला आया। ताज़ी हवा में 1 घंटा चहलकदमी करने के बाद मैं बेहतर महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि मुझे बाबा से महंगे कॉलेजों के बारे में बात करनी चाहिए। शायद मुझे उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए कि क्या मैं अब और पैसा खर्च करने के बजाय किसी जॉब के जरिए पैसा कमाना शुरू कर दूं। लेकिन पहले मुझे उनकी नाराज़गी तोड़नी होगी। मैं उनके कमरे में गया। वे बिस्तर पर लेटे थे। मैं जॉब करना चाहता हूं बाबा। कॉलेज ज्वाइन करने का फैसला करने से पहले मैं कुछ पैसा कमाना चाहता हूं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं अपनी बात जारी रखी। मैं समझता हूँ कि आप नाराज़ हैं। आपकी नाराज़गी वाजिब है। सिगार में कैफ़े कॉफ़ी डे खुलने जा रहा है। यह हाई क्लास कॉफ़ी चेन है। उन्हें स्टाफ की ज़रूरत है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मुझे जॉब में केवल पंखे की हल्की घरघराहट ही सुनाई दी। मैंने अप्लाई कर दिया है। मैंने पूरी ज़िंदगी तो कॉफ़ी शॉप में काम नहीं करूँगा ना। वे मुझे 5,000 रुपये महीना देंगे। नॉट बैड है ना। बाबा चुप रहे। यदि आप इसी तरह चुप्पी साधे रहें तो मैं मान लूँगा कि आप राज़ी हैं। मेरे ये कहने के बावजूद बाबा चुपचाप लेटे रहे। मैं चाहता था कि वे मुझ पर चिल्लाए, नाराज़ हो, लेकिन कम से कम ये खामोशी तो टूटे। अब मैं उन पर झुका। बाबा मुझे इस तरह सजा मत दो, मैंने कहा। मैं उनकी बाह थाम कर उन्हें हिलाया। उनकी बाह ठंडी और बेजान थी। बाबा, मैंने उन्हें फिर कहा। उनकी देह अकड़ी हुई लग रही थी बाबा। और तब जाकर मैं समझ सका कि मैं अनाथ हो चुका था। बनारसी में होने का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ दाह संस्कार के लिए ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ती। डेट इंडस्ट्री ही इस शहर को चलाती है। हरिश्चंद्र घाट के इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में और दुनिया भर में जाने माने मणिकर्णिका घाट पर साल भर में 45,000 से ज़्यादा लाशें जलाई जाती है, यानी एक दिन में 100 से भी ज़्यादा। छोटे बच्चे और नाक के काटने से मरने वाले लोगों का दाह संस्कार नहीं किया जाता। आमतौर पर उनकी लाशों को सीधा नदी में छोड़ दिया जाता है। संस्कृत में कहा गया है कि काश्य ही मरण मुक्ति, जिसका मतलब है काशी में मरने वाला व्यक्ति सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। हिंदू मानते हैं कि यदि उन्होंने काशी में प्राण त्यागे तो वे अपने आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने धरती पर चाहे जितने ही पाप क्यों ना किए हो। बड़ी अजीब बात है कि भगवान स्वर्ग में इस तरह की वाइल्ड कार्ड एंट्री देते हैं। लेकिन जो भी हो, कम से कम इससे मेरे शहर की रोजी रोटी तो चलती है। स्पेशलिस्ट वन स्टॉप दुकान में आपकी जलाने की लकड़ियों से लेकर पुरोहित और मृतक की अस्थियां रखने के लिए बर्तन तक मिल जाते हैं, ताकि मरने वाला व्यक्ति पूरी गरिमा के साथ अपनी अंतिम यात्रा पर निकले। मणिकर्णिका घाट पर दलाल विदेशियों को लुभाते हैं कि वे आकर अंतिम संस्कार देखें और पैसा देकर तस्वीरें खींचें। इससे भी उन्हें अतिरिक्त आय होता है। वाराणसी शायद दुनिया का इकलौता ऐसा शहर होगा जहां मौत की टूरिस्ट आकर्षण है। लेकिन मेरे शहर का मौत से चाहे जो नाता रहा हो, इससे पहले मेरा कभी मौत से वास्ता नहीं पड़ा था। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी मृतदेह का सामना नहीं करना पड़ा था। इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि बाबा की मृतदेह को देखकर पहल क्या प्रतिक्रिया करूं। मैं रोया नहीं, मैं रो नहीं सकता था। पता नहीं क्यों, शायद क्योंकि मुझे बहुत गहरा झटका लगा था और मैं भावनात्मक रूप से भीतर से पूरा सूख चुका था। या शायद उनके अंतिम संस्कार के बाद भी मुझे एक और दुखद घटना के लिए तैयार रहना था, यानी मेरे दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम का नतीजा। शायद क्योंकि मुझे उनके अंतिम संस्कार के लिए बहुत काम करना था, या शायद क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उनका हत्यारा हूँ। मुझे पहले अंतिम संस्कार और फिर 2 पूजा के लिए व्यवस्था करनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे बुलाऊं। मेरे पिता के बहुत कम दोस्त थे। मैंने उनके कुछ पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया जो उनसे लगातार संपर्क में बने हुए थे। मैंने हमारे वकील दुबे अंकल को खबर की, किसी अन्य कारण के बजाय व्यवहारिक कारण से अधिक। वकील ने घनश्याम ताया जी को बताया। ताया जी ने जीवन भर मेरे पिता का खून चूसा था, लेकिन अब उनका परिवार बहुत सहानुभूति जता रहा था। उनकी पत्नी नीता ताई जी मेरे घर आई। उन्होंने मुझे देखा तो अपने हाथे फैलाए और फूट फूट कर रो पड़ी। इट्स ओके ताई जी, मैंने अपने को उनके चंगुल से छुड़ाते हुए कहा। आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी। क्या कह रहे हो? पति का छोटा भाई तो बेटे जैसा होता है, उन्होंने कहा। जाहिर है उन्होंने इस जमीन का कोई जिक्र नहीं किया जो उन्होंने अपने बेटे से हड़प ली थी।
पूजा कब है? उन्होंने कहा। मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कहा। पहले मुझे अंतिम संस्कार करवाना होगा। वो कौन करेगा? उन्होंने पूछा। मैंने कंधे उचका दिए। मणिकर्णिका पर दाह संस्कार के लिए पैसे हैं? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। हरिश्चंद्र घाट पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह ज्यादा सस्ता है, मैंने कहा। इलेक्ट्रिक क्या? वो शवदाह गृह तो वैसे भी टूटा फूटा रहता है। हम ठीक तरह से अंतिम संस्कार करेंगे। आखिर हम यहाँ किस लिए हैं? जल्द ही घनश्याम ताया जी भी अपने सगे संबंधियों के साथ चले आए। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। सभी ने महंगे कपड़े पहने रखे थे। मैं किसी तरह उनका रिश्तेदार नहीं लग रहा था। ताया जी ने आते ही अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने और नाते रिश्तेदारों को बुलाया। उन्होंने एक पुरोहित को बुलाया जिसने अंतिम संस्कार करवाने के लिए 10,000 रुपए के पैकेज की मांग की। ताया जी ने उसे मोल भाव किया और बात 7,000 तक तय हुई। अंतिम संस्कार के लिए भी मोल भाव करना घिनौना लग रहा था, लेकिन ये करना जरूरी ही था। ताया जी ने पुरोहित को 500-500 के कड़क नोट थमा दिए। 24 घंटे बाद मैंने मणिकर्णिका घाट पर अपने पिता की चिता को अग्नि दी। हालांकि वे अब इस दुनिया में नहीं थे, फिर भी मुझे लग रहा था कि आग से उन्हें तकलीफ होगी। मुझे याद आया कि जब मैं बच्चा था तब वे मुझे कैसे स्कूल जाने के लिए तैयार करते थे और मेरे बालों में कंघी करते थे। चिता से धुआं उठने लगा और आखिरकार मेरी आंखें भर आई। मैं सुबकने लगा। आरती और राघव भी अंतिम संस्कार में आए थे। वे मेरे पास चुपचाप खड़े थे। आधा घंटा बाद अधिकतर सगे संबंधी जा चुके थे। आग की लपटें धीरे धीरे लकड़ियों को निगल गई। मैं उसे देखता रहा। मुझे लगा किसी ने मेरा कंधा थपथपाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पान का दाग लगे होठे वाले 2 मुस्टंडे मेरे पीछे खड़े थे। उनमें से एक की घनी मूछी थी और उसने उन्हें ऊपर की ओर ऐंठ रखा था। कहिए, मैंने कहा। मूछे वाले मुस्टंडे ने चिता की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम इनके बेटे हो? हाँ, इधर आओ, उसने कहा। क्यों? मैंने कहा। इन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था। घनश्याम ताया जी 3 लाख रुपए देना चाहते थे। मैंने दुबे अंकल से कहा। मैं शॉक था। उन्होंने उन दस्तावेजों के पन्ने पलट कर देखे जिन्हें उन्होंने मेरे लिए तय करवाया था। अगर तुम यहाँ दस्तखत कर दो तो तुम्हें 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। कर्ज देने वाले तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। वे खतरनाक लोग हैं। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दस्तावेज को देखा, लेकिन मैं उसे समझ न पाया। 3 लाख तो बहुत कम है। उन्होंने एक अरसा पहले 10 लाख का ऑफर दिया था। मैंने कहा। हाँ सही है, ये एक अरसा पुरानी बात है, लेकिन तब तुम्हारे पिता ने वे पैसे लिए नहीं। अब वे जानते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है। मैं चुप रहा। दुबे अंकल खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि हमारे वकील आखिर किसके पक्ष में है। मैं समझ सकता हूँ, ये तुम्हारे लिए कठिन समय है, इस बारे में सोचना, उन्होंने कहा। मैं डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बड़े से टेंट में कैरियर फेयर लगा था। मैं वहां गया। विनीत ने मुझे वहां जाने को मजबूर कर दिया था। वहां जाकर मेरे दोस्त सुनील से मिला। वो इस आयोजन का इवेंट मैनेजर है और उसे सभी पार्टिसिपेंट्स के बारे में पता है। मैं मुख्य टेंट में घुसा। हजारों स्टॉल के कारण वो किसी टेंट एक्सपोज जैसा लग रहा था। देश के प्राइवेट कॉलेज वाराणसी के स्टूडेंट्स को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज की प्रबंध संस्थाओं के सदस्य चेहरों पर मुस्कुराहट लिए खड़े थे। स्टॉल्स के भीतर लगे बैनर्स में कैंपस की तस्वीरें इस तरह दिखाई गई थी मानो वे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हो, जिस कॉलेज की बिल्डिंग अभी बन ही रही थी। उन्होंने कलाकारों की कल्पनाशीलता का सहारा लिया था। बनकर पूरा हो जाने के बाद ये उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन कैंपस होगा। मैंने एक स्टॉल ऑनर की कुछ उत्सुक पेरेंट्स से कहते हुए सुना, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि निर्माण के दौरान स्टूडेंट्स को किस तरह कंक्रीट मिक्सचर से घिरी कामचलाऊ कक्षाओं में पढ़ाई करनी होगी। कुछ चलाऊ किस्म के पेरेंट्सों में कॉलेजों के नाम के साथ ही उनका चिन्ह भी था। कॉलेजों के नाम तरह तरह के थे, लेकिन वे अमूमन देवी देवताओं या अमीर प्रोमोटर के ग्राउंड पेरेंट्स के नाम पर आधारित थे। हर कॉलेज के चुनिंदा फैकल्टी और स्टूडेंट्स अपने अपने स्टॉल्स में अपनी संस्थाओं के चमकीले ब्रोशर्स लिए मिलते थे। सभी ने सूट पहन रखे थे और वे इस तरह खीसे निपोड़ रहे थे जैसे वे फ्लाइट क्रू के सदस्य हो।
मेरे जैसे सैकड़ों लूजर्स स्टूडेंट एक स्टॉल से दूसरे तक बेचैनी के साथ आ जा रहे थे। 70% स्टॉल इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, बाकी के स्टॉल मेडिकल, होटल मैनेजमेंट, एम्बिशन, एकेडमिक और बीए की जैसे कुछ अन्य कोर्सेज के थे। मैं श्री गणेश विनायक कॉलेज या एसजीवीसी के स्टॉल पर दोपहर को पहुंचा। सुनील से मिलने के लिए यही जगह और यही वक्त तय हुआ था। मैंने एसजीवीसी का ब्रोशर्स उठाया। कवर पर उसके मुस्कुराते हुए स्टूडेंट्स की तस्वीरें थी। कोटा के ब्रोशर्स के जेई टॉपर्स में दिखाई जाने वाले लड़कों से भी ज़्यादा खुश ये लड़के और लड़कियों से भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां लग रही थी। ब्रोशर्स के बैक कवर्स पर स्टूडेंट की सुविधाओं और फैकल्टी का इतना बखान किया गया था कि कोई आईआईटी डायरेक्टर भी शर्मा जाए। बुकलेट में मुझे ऑफर किए गए प्रोग्राम की एक फहरिस्त दिखाई दी। एमबीजीसी कंप्यूटर साइंस से लेकर मेटालॉजी तक सभी इंजीनियरिंग कोर्सेज पढ़ाने का वादा कर रहा था। मैंने पूरा ब्रोशर्स पढ़ डाला। मैंने संस्थापकों का विजन और मिशन बताने वाले दावे पढ़े। मैंने शिक्षक पर कॉलेज की नजरिया भी पढ़ डाला और ये भी कि वे कैसे दूसरों से हटके थे। मेरे पास से होकर गुजरने वाले कैरियर फेयर के दूसरे अनुभवी सदस्य मुझे देखकर मुस्कुरा देते। शायद मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो वास्तव में इन सब दस्तावेजों को पढ़ रहा था। सुनील ने मुझे एसजीवीसी के स्टॉल पर इन दस्तावेजों की पढ़ाई में तल्लीन पाया। गोपाल, उसने अनुमान लगाते हुए कहा। हूँ, मैंने पीछे मुड़कर कहा। सुनील ने मजबूती से मुझसे हाथ मिलाया। चुग्गी दाढ़ी और धूप का चश्मा उसके चेहरे का एक बड़ा हिस्सा घेरे हुए थे। उसने पर्पल शर्ट और टाइट ब्लैक जींस पहनी थी जिस पर एक बड़ा सा सिल्वर बकल था। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? उसने छूटते ही पूछा। ब्रोशर्स पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा। आर यू स्टूपिड? फीस और प्लेसमेंट पेज पर जाओ, एवरेज सैलरी देखो, फीस चेक करो। यदि 2 साल की इनकम में लागत निकल आती है तो उसे शॉर्टलिस्ट करो, वरना आगे बढ़ो। लेकिन टीचिंग मेथड्स के बारे में क्या? लर्निंग, फक लर्निंग, सुनील ने कहा और मेरे हाथों से ब्रोशर्स छीन लिया। मुझे लगा कि उसके हाव भाव और बोलचाल टफ है। उसने स्टॉल पर बैठे एक स्टूडेंट से कैलकुलेटर लिया। देखो, ट्यूशन के 50,000, हॉस्टल के 30,000 और वे तुम्हें जो बेकार चीज़ें खरीदने को कहेंगे उनके लिए मान लो 20,000, तो तुम्हें 4 साल तक हर साल 1 लाख रुपए चुकाने हैं। एवरेज प्लेसमेंट 1.5 लाख। फक इट, लेट्स गो। लेकिन मैं अभी कैलकुलेशन ही कर रहा था। मूव ऑन। यहाँ सैकड़ों स्टॉल से हम अगले स्टॉल पर गए। लाल सफ़ेद बैनर पर लिखा था श्री चिंटूमल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, NH2 इलाहाबाद। एक छोटे से नक्शे के जरिए कॉलेज की लोकेशन दिखाई गई थी। कॉलेज इलाहाबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर था। मैं चिंटूमल नाम वाले किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं जा सकता, मैंने कहा। शट अप, तुम्हें अपने कॉलेज का नाम लेने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। सुनील ने एक ब्रोशर्स उठाया। चंद सेकंड में ही उसने वो पेज खोज निकाला जो हमारे काम का था। ओके, यहाँ 1 साल में 70,000 का खर्च है। फाइनल प्लेसमेंट का 1,40,000। देखो, ये हुई ना कुछ समझदारी वाली बात। कोई 40 साल का एक थुलथुल सा व्यक्ति हमारे पास आया। हमारा प्लेसमेंट इस साल और बेहतर होगा, उसने कहा। मेरा नाम ज्योति वर्मा है और मैं स्टूडेंट्स का डीन हूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई डीन अपने कॉलेज का विज्ञापन इस तरह करेगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सुनील ने तपाक से उससे हाथ मिलाया। हाँ, आपकी फीस भी उन लोगों से कम है, मैंने कहा और श्री गणेश स्टॉल की ओर इशारा किया। उनकी प्लेसमेंट नंबर्स भी फर्जी है, हमारे असली है। हमारे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, ज्योति ने कहा। उसने अपने स्टूडेंट की ओर इशारा किया। 3 लड़के और 2 लड़कियां जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार सूट पहने थे। वे सहमे सहमे से मुस्कुराते रहे। मैंने चिंटूमल स्टॉल में कैंपस की तस्वीर पर नजर घुमाई। श्री गणेश स्टॉल से एक व्यक्ति मेरे पास आया। श्री गणेश से महेश वर्मा। क्या चिंटूमल ने हमारे बारे में कुछ निगेटिव कहा? मैंने उसकी ओर देखा। महेश भी 40 सेक का और थुलथुल था। वो कुछ ज्योति वर्मा जैसे ही दिखता था। उन्होंने कुछ निगेटिव कहा? महेश ने फिर पूछा। मैंने सिर हिला दिया। तुम चिंटूमल को कंसिडर कर रहे हो? उसने कहा। मैंने हामी भरी। श्री गणेश को क्यों नहीं? महंगा है, मैंने कहा। तुम्हारा बजट क्या है? शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें, उसने कहा। क्या? मैंने कहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि कॉलेज फीस की भी बार्गेनिंग हो सकती है। मुझे अपना बजट बताओ। यदि तुम अभी साइन अप करते हो
तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। मैं सुनील की ओर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहूँ या क्या करूँ। सुनील ने मोर्चा संभाल लिया। हमें 30% ऑफ चाहिए। चिंटूमल हमसे इतनी ही फीस ले रहा है, सुनील ने कहा। उनके पास तो एक बिल्डिंग भी नहीं है, महेश ने कहा। तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा। वो मेरा भाई है, उसने मुझसे नाता तोड़ लिया और अपना खुद का कॉलेज खोल लिया, लेकिन उसके कॉलेज की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, महेश ने कहा। ज्योति दूर से हम पर नज़र बनाए हुए था। तो वे दोनों भाई थे, इसीलिए एक जैसे लग रहे थे। हमें उससे कोई मतलब नहीं, तुम तो हमें अपना मैक्सिमम डिस्काउंट बताओ, सुनील ने कहा। मेरे स्टॉल पर चलो, महेश ने हमें अपने पीछे चलने को कहा। रुको, ज्योति ने मेरा रास्ता रोक लिया। क्या है? मैंने कहा। तुम श्री गणेश में क्यों जा रहे हो? वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है, मैंने कहा। क्या तुमने मुझसे डिस्काउंट की बात की? क्या मैंने मना किया? ज्योति ने कहा। उसके चेहरे पर बड़े गंभीर भाव थे। मैंने इससे पहले कभी किसी बिजनेसमैन कॉम डीन को नहीं देखा था। महेश भाई, प्लीज़ मेरे स्टॉल से चले जाइए, ज्योति ने धौंस देते हुए कहा। ये मेरा स्टूडेंट है, हमारी पहली बात हो चुकी थी, महेश भाई ने कहा और मेरी कलाई थाम ली। आओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल, मैंने कहा। इतने में ज्योति ने मेरी दूसरी कलाई थाम ली। लेकिन प्लीज़ मुझे लेकर ये खींचातान बंद कीजिए। दोनों भाई ने मेरी इस गुजारिश को नज़रअंदाज कर दिया। मैं तुम्हें बेस्ट डिस्काउंट दूंगा। श्री गणेश में जाकर अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करना। उनके पास लैब्स तक नहीं है। ब्रोशर्स में दिखाई गई तस्वीरें किसी दूसरे कॉलेज की है, ज्योति ने कहा। सर, मैं तो ये भी नहीं जानता, मैंने कहा और सुनील की ओर देखा। वो भी मेरी तरह ही भौचक्के नजर आ रहा था। शट अप ज्योति, अभी तक नरमी से पेश आ रहे महेश एकदम से गर्म हो गया। मेरे स्टॉल में मुझे पर मत चिल्लाओ, ज्योति ने कहा। महेश ने हम सभी को एक डर्टी लुक दी और फिर देखते ही देखते उसने चिंटूमल का बैनर फाड़ दिया। ज्योति का चेहरा उसके कॉलेज के चिन्ह जितना ही लाल सुर्ख हो गया। वो श्री गणेश के स्टॉल पर गया और ब्रोशर्स को नीचे फेंक दिया। मैंने स्टॉल से बच भागने की कोशिश की, लेकिन ज्योति ने मेरे कॉलर पकड़ ली। रुको, मैं तुम्हें 50,000 सालाना का रेट पर एक सीट दूंगा, मुझे जाने दो, मैंने छटपटाते हुए कहा। महेश 3 लोगों के साथ लौटा जो देखने में बॉलीवुड की फिल्मों के गुंडे जैसे लग रहे थे, लेकिन वे फैकल्टी थे। उन्होंने चिंटूमल स्टॉल के सभी बैनर फाड़ना शुरू कर दिए। ज्योति ने भी अपने सिक्योरिटी मैन को हुक्म दिया कि वे जाकर उनसे भिड़ जाए। मैंने एक बार फिर बस निकलने की कोशिश कर रहा था कि श्री गणेश के एक भाड़े के टट्टू ने मुझे पीछे धकेल दिया। मैं मुंह के बल सफ़ेद सीट के ढक्की लगी एक टेबल पर जा गिरा। उसमें एक कील बाहर निकली हुई थी जिससे मेरा गाल कट गया। मेरे चेहरे के एक हिस्से पर खून की लकीर बहने लगी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें भी थी। आखिर मैंने पढ़ाई के लिए खून पसीना एक कर ही दिया था। सुनील ने उठने में मेरी मदद की। मैंने सफ़ेद सीट पर खून देखा तो मुझे उबकाई आने लगी। हमारे आसपास भीड़ जमा हो गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा और वहाँ से निकल भागा। मैं स्टेडियम से निकला और मुख्य सड़क पर 200 मीटर तक दौड़ता रहा। फिर मैं सांस लेने के लिए रुका। मुझे अपने पीछे सुनील के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों एक दूसरे के सामने हाँफ रहे थे। फक, सुनील ने कहा, बाल बाल बचे। फिर हम केमिस्ट के यहाँ गए जहाँ मैंने अपने गाल पर कुछ ड्रेसिंग करवाई। चलो, मैं तुम्हें सीसीडी पर ले चलता हूँ, वो पिछले हफ्ते ही खुला है, सुनील ने कहा। हम सिगरा के आईपी मॉल के कैफ़े कॉफ़ी डे पर पहुँचे। सुनील ने 100 का एक कड़क नोट देकर कोल्ड कॉफ़ी ले ली। मैं इतने पैसे में पूरा हफ्ता गुजार सकता था। ये सब क्या था? ये लोग कॉलेज चलाते हैं, मैंने कहा। वो इलाहाबाद की वर्मा फैमिली थी। वे देसी शराब का धंधा करते हैं। अब उन्होंने कॉलेज भी खोल लिया है। क्या? मैंने कहा। पैसा, प्राइवेट कॉलेज में खूब पैसा है। फिर इससे सोसाइटी में उनका नाम भी ऊंचा होता है। अब वे एजुकेशन सेक्टर के ऊंचे लोग हैं, शराब का धंधा करने वाले नहीं। लेकिन उनका बर्ताव तो गुंडे जैसा ही था। गुंडे तो है ही। भाइयों में फसाद हुआ। दोनों ने अपने अपने कॉलेज खोल लिए। अब वे दोनों एक दूसरे के टांगे खींचते रहते हैं। मैं तो ऐसे कॉलेज में नहीं जा सकता, मैंने कहा। डोंट वरी, हम तुम्हारे लिए एक और कॉलेज ढूंढ लेंगे। हम जमकर बार्गेनिंग करेंगे। आखिर उन्हें भी तो अपनी सीट भरनी है। मुझे तो ऐसी जगहों पर पढ़ाई करने के बारे में सोचकर भी डर लगता है। शराब माफिया कॉलेज चला रहे हैं।
हाँ, नेता, बिल्डर्स, बीड़ी बनाने वाले, जिसे भी कॉलेज धंधे का तजुर्बा हो वो एजुकेशन सेक्टर में अच्छा पैसा कमाता है, सुनील ने कहा। उसने अपना स्ट्रॉ निकाली और उसकी क्रीम चाट गया। रियली? मैंने कहा। क्या एकेडमिशियंस को कॉलेज नहीं खोलने चाहिए, जैसे कि एक्स प्रोफेसर्स? पागल हो गए हो क्या? एजुकेशन सेक्टर हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कदम पर खाने वाले बैठे हैं, सुनील ने कहा। मुझसे बात करते करते वो अपना एक पैर हिलाने लगा। फिर उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। अब सेलफोन आम हो चले थे, लेकिन उन्हें भी अब एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। सुनील ने किसी को फ़ोन लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे जिस व्यक्ति को कॉल किया गया है वो मुसीबत में हो। शांत हो जाइए चौबे जी। फेयर पर एमएलए शुक्ला जी का हाथ है। हाँ, अब तो क्लोजिंग टाइम है, मुझे 2 घंटे का और समय दीजिए। होल्ड ऑन। सुनील मेरी ओर मुड़ा। इवेंट्स बिजनेस, ये हमेशा मेरे जान के पीछे पड़े रहते हैं, उसने दबी आवाज़ में मुझसे कहा। यदि मैं कुछ देर के लिए जाऊं तो बुरा तो ना मानोगे, मैं लौट आऊँगा। शो, मैंने कहा। अब मैं अपनी ड्रिंक के साथ अकेला बैठा था। लोगों को एक नज़र देखा। अमीरजादों ने ज़रूरत से ज़्यादा महंगे डोनट्स और कुकीज़ खरीदे थे, जिनका मज़ा वे अपने कोल्ड क्रीम कॉफ़ी के साथ ले रहे थे। लेदर जैकेट पहने 2 व्यक्ति सीसीडी में आए। मैंने उन्हें पहचान लिया। वे मेरे पिता के अंतिम संस्कार में शरीक हुए थे और उन्होंने मुझसे कर्ज का पैसा मांगा था। उनसे बचने के लिए मैं अपनी सीट पर एक तरफ घूम गया, लेकिन वे मुझे तब तक देख चुके थे। वे मेरे पास चले आए। अपने बाप की मौत का जश्न मना रहे हो, एक ने कहा। उसने अपनी बलिष्ठ भुजा से टेबल पर चाय का एक कप रखा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। नहीं होगा तो हम तुम्हारे हलक में हाथ डालकर निकाल लेंगे, मूछे वाले व्यक्ति ने कहा। उसके दाएं हाथ में कोक की एक केन थी। वे शर्त जो हम निकालें उसकी कीमत 2 लाख के बराबर हो, चाय वाला गुंडे ने कहा। वे हंस पड़े। सुनील अपनी बात पूरी करके भीतर आया। मेरे नए मेहमानों को देखकर वो चौंका। ये तुम्हारे दोस्त थे? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। हम इसके बाप के दोस्त थे, चाय वाले ने कहा। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, सुनील ने कहा। ये हमारा शहर है, हम यहाँ हर जगह हैं, कोक वाले ने कहा। तुम तो एमएलए शुक्ला जी के लिए काम करते हो ना, सुनील ने कहा। इससे तुम्हें क्या मतलब, चाय वाले ने कहा। अब उसकी आवाज़ ज़रा नर्वस थी। मैंने तुम्हें उनके घर पर देखा है। हाय, आई एम सुनील, मैं सनशाइन इवेंट का मैनेजर हूँ। हम एमएलए शुक्ला जी के लिए बहुत काम करते हैं। सुनील ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कुछ पलों की झिझक के बाद उन्होंने सुनील से हाथ मिला लिया। तुम्हारा दोस्त हमारा कर्जदार है, उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो जल्द से जल्द हमारा कर्ज चुका दे, वरना। चाय वाला बस वरना कहकर रुक गया, कुछ तो बात को असरदार बनाने के लिए। लेकिन अहम वजह यह थी कि उसे पता नहीं था कि उसके बाद क्या कहना चाहिए। सुनील और मैं चुप रहे। मूछे वाले गुंडे ने अपनी बाइक की चाबी से 3 बार टेबल बजाई। फिर हमें एक आध बार घूरकर देखने के बाद वे चले गए। मैंने राहत की गहरी सांस ली। डर के कारण मेरा चेहरा लाल हो गया था। मुझे कॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वैसे भी जल्द ही इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ, मैंने कहा। तुम ठीक तो हो, सुनील ने कहा। मैं कुछ और कॉफ़ी मंगवाता हूँ। मैं तो चाहता था कि वो और कॉफ़ी के बजाय मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता, लेकिन मैं चुप रहा। कॉफ़ी का दूसरा कप पीते हुए मैंने सुनील को संक्षेप में अपनी कहानी सुनाई। मेरा बचपन, कोटा, मेरी नाकामी और बाबा की मौत। सुनील ने टेबल पर अपनी खाली कप रख दिया। तो अब तुम्हारे सिर पर भारी कर्ज चढ़ा हुआ है और उसे चुकाने के लिए तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है, उसने 2 टूक कहा। शायद मेरा घर, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। और फिर घर बेचने के बाद मेरे पास सिर छुपाने को भी कोई जगह नहीं रह जाएगी। और प्रॉपर्टी विवाद। मैंने सुनील को बहुत संक्षेप में प्रॉपर्टी विवाद के बारे में बताया था। वो एक पुराना विवाद है, मैंने कहा। इस बात पर हैरान था कि संक्षेप में बताने के बावजूद सुनील का ध्यान उस तरफ चला गया था। क्या प्रॉपर्टी है? एग्रीकल्चर लैंड, मैंने अनमन ढंग से कहा। कहाँ? उसने कहा। शहर से 10 किलोमीटर दूर। सुनील की आंखें फैल गई। ये तो काफ़ी पास है। ज़मीन कितनी बड़ी है? 30 एकड़। उसमें हमारा हिस्सा 15 एकड़ का है। और तुम्हारा अंकल क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, उन्हें पूरी ज़मीन चाहिए। उस मामले में पूरा गबड़जाल हो चुका है। कई दस्तावेज फर्जी बनाए गए हैं। मुकदमा 12 साल से चल रहा है। मैंने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की।
तो बात यह है कि मेरी ऐसी की तैसी हो चुकी है। शायद वे लोग अपना पैसा वापस लेने के लिए मेरा घर बिकवा दे। कॉफ़ी के लिए शुक्रिया। मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अब तुम क्या करोगे? सुनील ने पूछा। वो अब भी बैठा हुआ था और सोच में डूबा था। मैं एक सरियल सा कॉलेज ज्वाइन करूंगा और जो जॉब मिले वो कर लूंगा। रुको, बैठ जाओ, सुनील ने कहा। क्या बात है? मैंने बैठते हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करूंगा और उसमें तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन मुझे अपना हिस्सा चाहिए, बड़ा हिस्सा। हिस्सा? मैंने कहा। किस बात का हिस्सा? मेरी इस पिटी हुई जिंदगी का। तो 10% डन, सुनील ने कहा। 10% किस बात के? जो भी तुम कमाओगे, तुम्हारी कमाई में 10%। कैसी कमाई? मैंने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था। तुम एक कॉलेज खोलोगे क्या? रिलैक्स, सुनील ने कहा। क्या तुम घाट के साधुओं की तरह भांग का नशा करते हो? मैंने कहा। आखिर मैं उसके इन बहकी बहकी बातों पर कैसे भरोसा कर सकता था? देखो, तुम्हारे पास जमीन है, सबसे जरूरी चीज तो वही है, वो भी शहर के पास, उसने कहा। वो अभी मेरे पास नहीं है। अदालत में मुकदमा सालों से चल रहा है और कोई नतीजा नहीं आ रहा। हम उसे निपटा सकते हैं। हम कौन? और वो एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर केवल फसल उगाई जा सकती है, यही कानून है, मैंने कहा। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो कानून से ऊपर है, सुनील ने कहा। कौन? मैंने कहा। एमएलए शुक्ला जी, उसने कहा। शुक्ला कौन? हमारे विधायक रमन लाल शुक्ला। तुमने कभी उनका नाम नहीं सुना? सुनील ने कहा। तुमने फोन पर उनका जिक्र किया था, मैंने कहा। हाँ, मैं उनके आशीर्वाद से 20 इवेंट्स कर चुका हूँ, नहीं तो मुझे अधिकारियों की अनुमति कैसे मिलती? मैं खुद उनका हिस्सा उन तक पहुँचाता हूँ। मैं तुम्हें भी उनके पास ले जाऊंगा अपने हिस्से के लिए, उसने कहा और आंख मारी। हिस्सा? हाँ, हिस्सा 10%। अभी से भूल गए? तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? शुक्ला जी से मिलते हैं। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी के जितने भी पेपर्स हो ले आना। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? सुनील ने कहा। मैंने उसके जेल किए गए बालों और उनमें विराजित रंगीन सनग्लासेस को देखा। मैंने अपनी धारणा बदल ली। तुम चाहते हो कि मैं कॉलेज खोलूं? मैं तो खुद कॉलेज नहीं गया हूँ, मैंने कहा। भारत में जितने लोग कॉलेज के मालिक हैं, उनमें से अधिकतर खुद कभी कॉलेज नहीं गए हैं। स्टूपिड लोग कॉलेज जाते हैं, स्मार्ट लोग कॉलेज खरीद लेते हैं, सुनील ने कहा। अगले हफ्ते की मुलाकात तय करते हैं और याद रखना। क्या? उसने अपनी उंगलियां चटकाई। मेरा 10%।